नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय दे सकते हैं। आज हम आपको प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शक्तियों के बारे में बताएंगे और आज इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो राम नरेश यादव जी आपको आज इस विषय के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं इस विषय पर कोई भी सवाल पूछना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स आपको बता देते हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े हुए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो राम नरेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि ईडी की स्थापना क्यों हुई? ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में की गई थी। जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानूनों, विशेषकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा भी बोलते हैं, के उल्लंघनों की जांच करना था। 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कर दिया गया और 1960 में इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सौंप दिया गया। अब जो आज की तारीख तक ईडी का जो कार्य क्षेत्र और भी बढ़ चुका है और अब ये 3 जो महत्वपूर्ण कानून है उनको लागू करता है। सबसे पहला तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये इन कानूनों के अंतर्गत ईडी का जो उद्देश्य है वो आर्थिक अपराधों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, मुद्रा नियमों के उल्लंघन और जो भगोड़े आर्थिक अपराधी है, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, उन अपराधियों की जांच, संपत्ति की जब्ती, गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों के कुर्की वगैरह ये सुनिश्चित करना ईडी का काम है। जी, रेड के दौरान ईडी की क्या शक्तियां होती है? ईडी को रेड या तलाशी की कार्रवाई करने का अधिकार मुख्यतः जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा 17 है उसके तहत ये प्राप्त है। इसके अनुसार एजेंसी जब भी तलाशी और जब्ती कर सकती है जब उसे किसी स्थान पर लगता है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो अपराध से कमाया हुआ या अर्जित राशि कहीं मिलने की आशंका, जो उनको रीजन टू बिलीव यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि फला जगह पर ऐसा कोई जो प्रॉपर्टी या कोई पैसा छुपा के रखा हुआ है तो ईडी वहां पे रेड कर सकती है और एक लिखित रूप में ये दर्ज किया जाता है ईडी के द्वारा कि हमें ये रीजन टू बिलीव है और इन तथ्यों के आधार पर हमें लगता है कि इस जगह पर रेड करना जरूरी है। तो जो तलाशी के दौरान जो ईडी है वो दस्तावेज जैसे डिजिटल उपकरण है, कंप्यूटर वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई अन्य संपत्ति है जिसको उन्हें लगता है कि जब्त करना चाहिए उसको जब्त करती है और एक सीजर मेमो यानी पंचनामा तैयार के पास जब रेड करने जाते हैं तो उनके पास सर्च और सीजर का ऑप्शन होता है और अगर ईडी को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो वो रेड के दौरान भी किसी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो ईडी के पास शक्तियां काफी है, लेकिन उन्हें एक पैरामीटर के तहत किसी को अगर उन्हें लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है तो उनको एक कारण बताकर अरेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी ईडी लेके आ सकती है। तो ये सब ईडी के पास जो पावर्स हैं जो रेड के दौरान वो इस्तेमाल कर सकती है। जी, ठीक है। ईडी के समन की क्या शक्तियां होती है? जो ईडी समन देती है उसकी शक्तियां क्या होती है? ईडी जो धारा 50 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके तहत वह शक्तियां प्राप्त है जो एक
जो नागरिक अदालत यानी कि एक सिविल कोर्ट को प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत एजेंसी किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में भी उपस्थित होने या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकती है। ये जो जितनी भी कार्रवाई है इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह माना जाता है, और कोई भी व्यक्ति कोई झूठी जानकारी प्रदान करता है या कोई झूठा डॉक्यूमेंट या गुमराह करता है ईडी को, तो उनके ऊपर जैसे सिविल कोर्ट में ये सब झूठे दस्तावेज पेश करने पर कार्रवाई होती है, 193 आईपीसी का जो परजरी की जो धारा लागू होती है, सेम ऐसे ही ईडी के केस में भी लागू होती है। जब कोई ईडी के सामने कोई झूठी जानकारी देता है या झूठी गवाही देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि पीएमएलए की जो धारा 50 है उसमें जो तथाकथित सीमाएं हैं, जैसे सीआरपीसी की धारा 160 में महिलाओं या निवास स्थान से बाहर बुलाए जाने को लेकर रखी गई जो एक जो सीमितता है, उससे ईडी प्रभावित नहीं होती। इसका मतलब है कि ईडी पूरे भारत में स्थान बाधा यानी कि टेरिटोरियल नेक्सस की परवाह किए बिना समन जारी कर सकता है। तो ईडी द्वारा जारी समन का जो पालन है वो अनिवार्य होता है, और उसके अनुपालन न करने या झूठी सूचना देने की स्थिति में पीएमएलए की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। तो इन कारणों से जो समन है ईडी की, तो एक सशक्त जांच कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ईडी के पास वो सभी पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास है अपने समन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियां क्या होती है? नेहा जी, जो ईडी यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है जी, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा 19 है उसके तहत गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। इस शक्ति का उपयोग तभी संभव है जब ईडी अधिकारी के पास आरोपित के अपराध का एक जो रीजन टू बिलीव यानी कि उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, यानी जो उनके पास जो उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर उनको लगे कि हाँ कि अपराध किसी व्यक्ति ने किया है, जिसे वो एक लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कंपलसरी है रिकॉर्ड करना। और इस विश्वास के आधार पर गिरफ्तारी का जो आधार है व्यक्ति को बताना पड़ता है कि आपका ये आधार है जिस वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ईडी है वो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट जैसे सभी गिरफ्तारियों में ऐसा होता है उनके समक्ष पेश करने की भी एक कानूनी जिम्मेदारी उनकी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो 2 मामलों में, जैसे पंकज बंसल के मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार यानी कि जो गिरफ्तारी के ग्राउंड्स है वो रिटन ग्राउंड उनकी एक कॉपी आरोपी को देना अनिवार्य है। केवल जो मौखिक जानकारी है वो पर्याप्त नहीं होती है, ये पंकज बंसल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक दूसरा मामला है तरसेम लाल, उसमें भी ये निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्पेशल कोर्ट द्वारा कोई भी मामला कॉग्निजेंस लेने के बाद ईडी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। कॉग्निजेंस लेने से पहले ईडी गिरफ्तार कर सकती है। यदि ईडी को गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो उसे स्पेशल कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। तो इन प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से भी स्पष्ट होता है कि ईडी की जो गिरफ्तारी की शक्ति है वो व्यापक होते हुए भी संवैधानिक और विधिक मर्यादाओं के भीतर सीमित है, और गिरफ्तारी के समय ट्रांसपेरेंसी व न्याय सुनिश्चित करने को सर्वोपरि माना जाता है। जी ठीक है, ये बताइए कि क्या ईडी बिना सबूत के भी गिरफ्तार कर सकती है? जो पीएमएलए की धारा 19 है उसके तहत ईडी को किसी भी व्यक्ति का गिल्टी होने का विश्वास करने के लिए मटेरियल इन पोजेशन होना अनिवार्य है, यानी कि उन्हें ये रीजन टू बिलीव हो और वो लिखित में रिटर्न में वो दर्ज करते हैं कि हमें ये जो मटेरियल है जिसके आधार पे हमें लगता है कि इस फला व्यक्ति का दोष सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा गिरफ्तारी की जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसकी जानकारी भी बिना संभावित देरी के लिखित रूप में आरोपी को बताना अनिवार्य है। यह आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। तो ईडी बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पंकज बंसल के मामले में स्पष्ट किया कि मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं है, गिरफ्तारी की जानकारी लिखित रूप में
देना आवश्यक है। अगर ये नहीं किया जाता तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जब तक ईडी मटेरियल पर विचार किए बिना उम्मीदवार को गिरफ्तार करता है तब तक ये अनुचित और अव्यवहारिक होगा। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की कार्रवाई जुडिशियल स्क्रूटनी के अधीन हो सकती है और ईडी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो इस प्रकार ईडी जो है बिना पर्याप्त सबूत और उचित प्रक्रिया की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। जी सर, ये बताइए कि ECIR क्या होता है और क्या इसे आरोपी से साझा किया जा सकता है? ECR नेहा जी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक आंतरिक दस्तावेज है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत मामला दर्ज करने पर तैयार करते हैं। यह जो शुरुआत के जो चरण है उसका एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट यानी एक प्रारंभिक दस्तावेज है, लेकिन कानूनी रूप से ये FIR के समान नहीं होता और ये सार्वजनिक दस्तावेज भी नहीं है। दूसरा और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया कि ECIR आरोपी को प्रदान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह दस्तावेज केवल विभागीय उपयोग के लिए और इसे साझा करना आवश्यक नहीं समझा गया है। हालांकि न्यायपालिका ने ये उल्लेख किया कि गिरफ्तारी के समय मौखिक या लिखित में आरोपों का ऐसा सार यानी सब्सटेंस ऑफ एलिगेशन तो बताया जाना चाहिए। यदि ECIR की कॉपी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ECR की जो कॉपी देने का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ईडी पर नहीं है, केवल गिरफ्तारी का आधार ही बताना काफी है। इसलिए जो ECIR है ये आरोपी को साझा नहीं किया जाता क्योंकि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है ईडी की जब कार्रवाई की जाती है। लेकिन गिरफ्तारी का जो आरोप जिस पे लगते हैं अक्यूज पे उनकी संक्षिप्त में जानकारी देना अनिवार्य है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ECR आरोपी को साझा करना जरूरी नहीं है, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट और ये साझा किया नहीं जाता है। जी सर, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को आरोपियों को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना होगा, इसके बारे में आप बताएं। जी नेहा जी, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और राम किशोर अरोड़ा इन जैसे मामलों में स्पष्ट किया कि ईडी को गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट प्रदान करना अनिवार्य है, यानी कि उनको बताना ही जरूरी है कि किस आधार पे उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये केवल सुझाव नहीं है बल्कि आरोपी को विधिक सहायता पाने का एक मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक आवश्यकता है। दूसरा विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस मामले में भी अदालत ने इसे एक सैक्रोसेंट कर्तव्य बताया है और अरेस्ट की वजह को लिखित रूप में बताना एक और सुनिश्चित करना कि आरोपी इसे सही से समझे भी ये जरूरी है। ये आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये जरूरी है कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में ये बताया जाए कि उनको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जी ठीक है। संपत्ति जब्ती कब की जा सकती है? ईडी की इस संदर्भ में क्या शक्तियां हैं? जी जो सेक्शन 5 सब क्लोज 1 है PMLA का, उसके तहत ईडी तब अस्थायी रूप से यानी कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट है संपत्ति की कर सकता है जब उसे यकीन होता है कि वह संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि किसी अपराध के द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसका हिस्सा है और उसे जैसे छुपाया, हस्तांतरित या नष्ट किया जा सकता है। अगर ईडी को लगता है कि इसको कहीं छुपाया जा सकता है इस संपत्ति को, या जो अक्यूज्ड है वो इसको ट्रांसफर कर देगा या इसको नष्ट कर देगा संपत्ति को, तो ईडी उसको प्रोविजनली अटैच करते हैं ताकि जो एक लिखित में आदेश जारी करते हैं ताकि उस संपत्ति को जब उन्हें लगे कि ये जो प्रोसीड से क्राइम से अर्जित संपत्ति है उसको वो जब्त कर लेते हैं। अगर उनको जो बाद में अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ जो ट्रायल जब लगता है कि ये हाँ प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित संपत्ति है तो उसको बेच के वो जो सारा पैसा है वो ट्रेजरी में चला जाता है। तो ईडी को 30 दिन के भीतर जब उनको लगता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को वो भेज देते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया है और आगे इस पे कार्रवाई एजुकेटिंग अथॉरिटी करती है।
ठीक है, फाइन और पेनल्टी वसूलने की क्या जी शक्तियां होती है? जी नेहा जी, यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी ये निर्धारित करता है कि संपत्ति धन शोधन से संबंधित है, तो वो इसे आदेशित रूप में जब्त या उस पर जब्ती बनाए रख सकता है। अगर अदालत में दोष सिद्ध होता है तो ये संपत्ति सरकार को मिल जाती है। ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है, अर्थात संपूर्ण तौर पर वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है। जी नेहा जी। जी, फाइन और पेनल्टी की क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? जो पीएमएलए की धारा 63 है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति झूठी जानकारी यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है और जांच में सहयोग नहीं करता है, जैसे कि सम्मान का पालन नहीं करता है, तो उस पर अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों भी वसूले जा सकते हैं। पीएमएलए के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय द्वारा दोषी को न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी जी। इसके साथ 3 से 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। हाँ। जो पेनल्टी एरियर्स है उसके लिए जो सेक्शन 69 है पीएमएलए का, उसके अनुसार यदि कोई जुर्माना या पेनल्टी 6 महीने के अंदर अदा नहीं की जाती तो ईडी उसे इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की शेड्यूल 2 के माध्यम से रिकवरी ऑफिसर जैसे अधिकारों का उपयोग कर वसूली कर सकता है। जी ठीक है। ईडी की गिरफ्तारी और बेल के प्रावधान के बारे में बताएं। जी नेहा जी, ईडी को जो पीएमएलए की धारा सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार है। जब उन्हें सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति के दोषी होने का रीजन टू बिलीव यानी उन्हें लगता है कि ये क्राइम के अंदर शामिल है, तो उसे लिखित में एक रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। तुरंत गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो आरोपी को जमानत के आधार यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में बताना होता है, उसे 24 घंटे के भीतर स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना अनिवार्य होता है। जब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट पहले ही मामले की कॉग्निजेंस ले लेता है तो ईडी वापस गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट की अनुमति न मिली हो। अब पीएमएलए के तहत मामलों में बेल हासिल कैसे होती है? हालांकि बेल हासिल करना अधिक कठिन होता है क्योंकि इन अपराधों को नॉन बेलेबल माना जाता है। जो सेक्शन 45 है जी 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 पीएमएलए का, उसमें अदालत तभी बेल दे सकती है जब अदालत संतुष्ट हो कि आरोपी दोषी नहीं है और आरोपी बेल पर होने पर कोई नया अपराध नहीं करेगा। तो जब अदालत संतुष्ट हो जाती है इन दोनों बातों को लेकर तो उन्हें बेल दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि पीएमएलए में भी बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, यानी बेल दी जा सकती है यदि आरोपी न्यायोचित और जोखिम रहित दिखता हो उसी केस में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।